हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है 23 अगस्त को। ठीक है, तो हम लोग उसी के लिए जो आपकी तैयारी तो बढ़िया चल ही रही होगी, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए लोअर पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो पीवाईक्यू सीरीज होगी वो हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो भारवी ने लिखी है, दंडी ने लिखी है, भास ने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मेंस में पूछा गया था। तो इसका आंसर डी होने वाला है, कालिदास। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आंसर। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास ने लिखी है। दंडी ने जो लिखी है 10 कुमार चरितम लिखी है। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा लिखी है। स्वप्नवास दत्ता लिखी है महाकवि भास ने। महाकवि भास ने स्वप्नवास दत्ता लिखी है। भारवी ने किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम, इनको आपको याद रखना होगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ ले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो राणा प्रताप, अकबर राणा प्रताप के मध्य, अकबर भारमल के मध्य, अकबर हेमू के मध्य, अकबर उदय सिंह के मध्य। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर हमारा क्या आने वाला है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। 1506 प्रथम युद्ध, इसमें हमसे पूछ रहा है द्वितीय युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के युद्ध, बाबर इब्राहिम की लोदी के युद्ध मध्य हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में, जो कि यही पूछा, क्या है? अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। अकबर एवं हेमू, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फैजल, बरीद, फरीद, फारूक। तो क्या नाम था? इसका आंसर हम लोग देखेंगे, फरीद था, जिसका आंसर सी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर है, ठीक है, जौनपुर से प्राप्त की। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं शेर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय के पश्चात शेर खां शेर शाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपना नाम खुतवा पढ़वाया, अपने नाम का खुतवा पढ़वाया, अपना नाम सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान बारूद में आग लगने से शेर शाह घायल हो गया। 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह का मकबरा बिहार सासाराम में उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो ग्राम विकास का है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? ये हमारा न्यूज़पेपर मैगजीन से रिलेटेड है। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, उधम सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक एन ऑरेंज ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था। इसे लंदन में भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा लिखा है भाई, ये लिखा है, 1905 में प्रकाशित किया गया। इन्होंने लंदन में भारतीय गृह शासन समाज, इंडियन होम रूल के गठन का भी नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो गांधी जी किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ठीक है, मतलब कि बदले की भावना नहीं करना है। अहिंसा करना, ये भी सही। परहेज, सत्यता होनी चाहिए, परहेज नहीं होगा इसका आंसर।
सी, परहेज के बारे में गांधी जी का कोई झुकाव नहीं था। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता, किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज शामिल नहीं है। ठीक है, यही आंसर है, आंसर नंबर सी। लोअर चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था चंपारण सत्याग्रह का। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कौन गया? चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति विरुद्ध किया। तिनकठिया पद्धति में किसानों को अपने जमीन 3/20 में भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इसलिए लोअर 2019 का है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले सीरीज से करते चलते हैं। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस भगत सिंह ने, भगत सिंह सुखदेव ने, प्रफुल्ल चाकी भगत सिंह ने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। तो वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इसका आंसर यह मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। केंद्र रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इनमें से कोई नहीं। केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। रियासतों में द्विशासन। तो देखते हैं तो कितना डीप क्वेश्चन है। 1900 में भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात कर रही है। भारत ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की। इसके तहत विषयों को आरक्षित हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। इसने प्रशासन में शक्तियों के विभाजन और उत्तरदायी सरकार की नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक, द्वैध शासन, शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, आंसर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 11 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 25 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आंसर नंबर डी। इसका आगे देख लेते हैं। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी, ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। ठीक है, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, वो 11वां था जब अंगीकृत किया गया संविधान लागू। 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, संविधान दिवस भी हम 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सभी कर्मचारियों की सेवा
की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। मतलब इसका आंसर डी है, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को। ठीक है, पॉजिटिव आंसर ही हमको ज्यादातर ढूंढने होते हैं ऐसे में। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को लक्ष्य अगर पूछते लक्ष्य भी आते हैं क्वेश्चन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस की बात करता है अगर पूछे तो। इस प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। ठीक है, तीनों, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है, ये प्रियम्बल का काम है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद, फेडरलिज्म किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से, इटली से। तो संघवाद कनाडा से है। कहाँ गया कनाडा? आंसर बी। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए उपबंध भी देख लेते हैं। यूएसए से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, रिमूवल लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये कूट दिया गया है, इसको मिलान करना है। यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, भेदभाव का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। तो क्या होगा? अस्पृश्यता उन्मूलन, 17। तो इसका आंसर अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, 1 2 3 4 ही है क्या? 1 2 3 1 4 3 2 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निषेध से संरक्षण है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट, अनुच्छेद तो याद रहने चाहिए, फंडामेंटल राइट जरूरी है याद रखना। भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? 6वीं में है, 11वीं में है, 10वीं में है, 7वीं में है? तो 10वीं में है, 10वीं में है ना। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान निम्नलिखित सम्मिलित है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 कब हुआ ये पूछ सकता था। उसमें क्या था? दल बदल कानून। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान जुड़े गए। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। 6 से 14 होना चाहिए, देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, ये भी पढ़ना याद रखना जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है सर्व शिक्षा अभियान का संचालन। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई, सन 2000
और 2001 मतलब यह अधिनियम आया। यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस बार भी, के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब बना? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, ठीक, जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बोला था ना, 6 से 14 वर्ष। ठीक। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट जो है वो संचालित की जाती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका, संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो कार्यपालिका का विधायिकी के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक, आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर ए ही होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसमें राज्यपाल होगा। राज्य सरकार का पूछ रहा है, ठीक है, राज्यपाल होता है। और अगर देश की सरकार का पूछे तो राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। तो संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकारों का राज्यपाल है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ओके, अब आ गया क्या, ब्रह्मोत्सोत पर्वतों में निम्न खंड, ज्योग्राफी, निम्नतर खंड होते हैं। ब्रह्मोत्सोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। हिमनद, इनमें से कोई नहीं। हॉस्ट, द्रोणिका। तो देखते हैं ब्रह्मोत्सोत पर्वतों, ब्लॉक माउंटेन बोल रहा है शायद। जब पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो ब्रह्मोत्सोत या ब्लॉक माउंटेन पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपर उठे हुए खंडों को होस्ट या उत्खत कहा जाता है, जबकि नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका या ग्रैबेन कहा जाता है। इसमें क्या पूछता है? निम्नतर खंड होते हैं ब्रह्मोत्सोत पर्वतों में। निम्नतर, तो नीचे धंसे निम्नतर खंडों को द्रोणिका, ठीक, ग्रैबेन, ठीक, ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खात या होस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक कारण शीतकाल के दौरान वर्षा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून तो सावन में आता, मतलब मानसून के समय में होगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, चक्रवाती दबाव, निर्वर्तनी मानसून। तो इसमें पश्चिमी विक्षोभ के समय शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेट धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय के कुछ भाग पर हिमपात तथा भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा प्राप्त होती है। किसके कारण होती है? पछुआ जेट
धाराओं के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्या है? शुष्क मृदा, जिसमें ठोस छिद्र दोनों शामिल हैं, का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। शुष्क मृदा जिसमें ठोस छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। कण घनत्व, इनमें से कोई नहीं। कण घनत्व, स्थूल घनत्व, दोनों स्थूल घनत्व। तो पढ़ लेते हैं। शुष्क मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार स्थूल घनत्व कहलाता है। एक इकाई आयतन द्रव्यभार स्थूल, एक इकाई आयतन द्रव्यभार स्थूल घनत्व कहलाता है। कहाँ गया स्थूल घनत्व? आंसर टी। भूमि और मिट्टी प्रबंधन प्रथाओं के जवाब में मिट्टी की सघनता की स्थिति को चिन्हित करने के लिए थोक घनत्व का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मिट्टी का थोक घनत्व मिट्टी के एक निश्चित मात्रा के द्रव्यमान या वजन को दर्शाता है। नेक्स्ट, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो कहाँ है भाई? कुद्रेमुख तो हमारा ये रहा कर्नाटक में। KIOCL कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का गठन 2 अप्रैल 1976 में कर्नाटक इस्पात के अधीन हुआ था। यह भारत में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के खनन के लिए स्थापित की गई थी। कुद्रेमुख के से कुद्रेमुख, कैसे कर्नाटक का। भूरा ब्राउन कोयला निम्न में से किसे ब्राउन कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोल। ठीक है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोक या सब बिटुमिनस। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो करोड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे पौधों, लकड़ियों और अत्यधिक दबाव के गर्मी के कारण बनता है। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर का मिश्रण होता है। ये भी याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर का मिश्रण होता पूछ चुका है। जो भारत के झारखंड के झरिया, बोकारो, कहाँ अब कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड। झारखंड में कहाँ? झरिया, बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, उड़ीसा के तालचेर और छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाया जाता है। बाल नगर इसके प्रकार की जाए तो यह 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम श्रेणी, कार्बन की 90 से 95% मात्रा। मुख्य बात यह है कि केवल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, सर्वोत्तम श्रेणी है। ठीक है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वो भी रियासी इलाके में। बिटुमिनस, इसे काला कोयला के नाम से जानते हैं। 70 से 90% कार्बन भारत में अधिक पाया जाता है। भारत में कहीं भी पाया जाता है। लिग्नाइट, जिसे भूरा, लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, इसमें 60 से 70% कार्बन नई ज्यादा और नई होती है। यह तमिलनाडु के नेवेली, राजस्थान, गुजरात में मिलता है भूरा कोयला। नेवेली पूछ ले तो कहाँ है? नेवेली है तमिलनाडु में। पिट, यह कोयला बनने का पहला चरण होता है। इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है। नेक्स्ट, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख के से कर्नाटक। ये देखो फिर से रिपीट हो गया। उड़ीसा में क्या है? बादाम पहाड़, मयूरगंज, क्योझर एंड बोनाई। ठीक, छत्तीसगढ़ में दल्ली राजरा, बेलाडीला, दांतेवाड़ा लौह अयस्क। झारखंड नोआमुंडी, गुआ, सिंहभूम जिला में। कर्नाटका कुद्रेमुख चिकमंगलूर एरिया में। ठीक है, बाबा बुदान पहाड़ एंड संदूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, एल्युमिनियम या इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वह कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, उपकरणों के निर्माण से संबंधित है। कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक
उद्योग द्वारा निर्मित किए जाएंगे, कंप्यूटर और टेलीफोन। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। दुनिया में सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सैमसंग, हुआवे, एप्पल, सोनी इत्यादि हैं। 2020 के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग उन्नयन और नए बदलाव के लिए शोधकार और धन के उच्च निवेश किए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर निर्माण, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। फिर से रिपीट हुआ है क्या ये? अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? निजी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो सर्वाधिक श्रम अवशोषक, सर्वाधिक श्रम कहाँ लगता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर होना चाहिए। देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। ये देखो, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। द्वितीयक क्षेत्र कौन कौन से हैं? औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा निर्माण, विनिर्माण, विद्युत आदि गतिविधियां। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें परिवहन सेवा, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं। नेक्स्ट, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, वित्त मंत्री का, आरबीआई गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति का। 10 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर ही होगा। 10 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बताओ, इतना लल्लू पंजू सा सवाल पूछता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, ये इम्पोर्टेंट है, विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है और उन करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब 1 रुपए का नोट पे आरबीआई गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करेगा और ना उस पर छापेगा, ठीक है। जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। उस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे 1 रुपए के नोट पे। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंधन, आईडीबीआई लघु अवधि ऋण, नाबार्ड औद्योगिक, आरबीआई दीर्घावधि ऋण। ठीक है, देख लेते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 में अध्यादेश के माध्यम से 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना आरआरबी एक्ट 1976 के द्वारा हुआ था, ठीक है। कृषि अर्थ प्रबंधन इसका उद्देश्य है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को औद्योगिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। ये भी नहीं है, इसमें लघु अवधि लिखा है। कृषि अर्थ प्रबंधन है, कृषि अर्थ प्रबंधन ये उसका उद्देश्य है। बस इसका आंसर तो यही है, ठीक है। नाबार्ड को देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक 12 जुलाई 1982 को। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था, ठीक है। नाबार्ड का। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? ये तो आपको पता है, 1 अप्रैल 1935 को 1949 ईस्वी के राष्ट्रीयकरण से संबंधित 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। लेकिन इसका जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र और की ओर पर्यवेक्षण और पहल करना है। यह बैंकों का बैंक है, बैंकर ऑफ बैंक। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? जायंट मशरूम, इनमें से कोई नहीं। पैडी स्टार मशरूम, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बताओ। व्हाइट बटन मशरूम पढ़ेगा। व्हाइट बटन मशरूम भारत के कुल मशरूम उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है भाई, याद रखना है। तो कुछ भी पूछ ही लिया है इसमें तो। व्हाइट बटन मशरूम
भारत अपनी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों और कृषि कचरे की प्रचुरता के साथ मुख्य रूप से घरेलू बाजार के लिए 4 दशकों से अधिक समय से मशरूम का उत्पादन कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, असक्रिय नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस असक्रिय नाइट्रोजन है। अक्रिय गैस आर्गन है, या अक्रिय गैस आर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सक्रिय असक्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए उपयोग किया जाता है, जो घर में लोग यूज करते हैं बल्ब। टेक्साफेन कीटनाशक टेक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। किसके? प्रणालीगत विष के रूप में, धूमक, उदार विष, संपर्क विष। किसके भैया? टेक्साफेन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। उदर विष। यह कम्फीन क्लोरीनीकरण द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगिकों एक घना पीला अर्धठोस मिश्रण है जो तारपीन से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। टेक्साफेन कीटनाशी। जब क्वेश्चन बनाते हैं भाई। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही। डबल फोर्टिफाइड नमक क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम। आयरन, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट DFS एक नया खाद्य उत्पाद जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसमें आयरन, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयरन और आयोडीन। आंसर है नंबर सी। ठीक है। डबल फोर्टिफाइड नमक मनुष्य को उनके आहार के माध्यम से आयोडीन और आयरन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करता है। DFS का उद्देश्य दैनिक आहार में आयोडीन की आवश्यकता को 100%, आयरन की आवश्यकता को 30 से 60% प्रदान करना है। नेक्स्ट, रोगी के रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम फॉस्फेट, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का घोल रोगी को एक्सरे या कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन का उपयोग करके एसोफेगस, मुंह और पेट को जोड़ने वाली ट्यूब, पेट और आंत के जांच के लिए परीक्षण में पहले पीने का निर्देश दिया जाता है। बेरियम सल्फेट। सर ए। तो काफी जानकारी वाला बात है भाई। यह पेट, आंत और अन्न प्रणाली को ऐसी सामग्री के साथ लेप करके काम करता है जो शरीर में अवशोषित न होकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को एक्सरे, परीक्षण या CT स्कैन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अच्छी बढ़िया तकनीकी है। नेक्स्ट क्या है? ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। संक्रमण कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए। ज्वरनाशक, तो ज्वरनाशक भाई बुखार ही कम करने के लिए होगा। ज्वर का मतलब ही बुखार है। ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग बुखार कम करने के लिए किया जाता है। बुखार एक गंभीर अंतर्निहित बीमारी का संकेत हो सकता है। इसका इलाज ज्वरनाशक या गैर औषधि उपायों से किया जा सकता है। उपलब्ध एंटीपायरेटिक्स में एसिटामिनोफेन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, पैरासीटामॉल शामिल हैं। पैरासीटामॉल तो सबको रटा है। पेनिसिलिन, जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से, शैवाल से, कवक से, बैक्टीरिया से। पेनिसिलिन जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है जो जीवाणुओं की विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलिन कवक
है पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कवक से प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया ना लगा देना। जीवाणु रोधी दवा तो है लेकिन कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में हस्तक्षेप करके कम करता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? जैव संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण? मानव पशु संघर्ष में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग, स्थानिक रोग। ग्रीन हाउस गैस में होना चाहिए, ये होगा आंसर। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही, ये देखो ग्रीन हाउस गैस में ही, तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु संरक्षण के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। तो पेरिस समझौता हो रहा है, ठीक है, जलवायु संरक्षण के लिए, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? पराबैंगनी रेडियो दृश्य गामा पराबैंगनी किरणें वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य का हानिकारक किरणों के अवशोषित करती है। यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर घातक किरणों को धरती पर आने से रोकती है, जिससे हम त्वचा कैंसर से ऐसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है? हाल ही चर्चा में रहा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। अंटार्कटिका का थ्वाइटस ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका तेजी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह वैश्विक समुद्र में तेजी लाने का कारण बन सकता है। थ्वाइटस ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे व्यापक है और तेजी से पिघल रहा है। 120 किलोमीटर तक चौड़ा है, सोचो कितनी चौड़ाई होगी इसकी। हिंदी आ गया भाई, अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है। अंतस्थ व्यंजन, तो अभी तक हमने कितने 37 क्वेश्चन कर लिए हैं जीएस से रिलेटेड। अंतस्थ क्वेश्चन, यरलव इच्छारू छत्रज्ञ श श ह, तो अंतस्थ है श श श ह। अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण यरलव हैं। अच्छा, ये ऊष्म के हैं, श श श, ओके सॉरी, यरलव यरलव याद कर लो। अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, ये देखो ऊष्म व्यंजन है श श श। दंत व्यंजन तावर्ग ला अंसा ताला सा तलस, ऐसे कुछ याद कर लो। तालब का चावर्ग या और सा चयस, ऐसे याद कर सकते हो, चावर्ग या किस समूह का उच्चारण स्थान मूर्धा है? श ह च, तो इसका क्या होगा? मूर्धा। श र ट ठ, ये है, ठीक है। देख लेते हैं और देख लेते हैं। हाँ, ये श र ट ठ ये मूर्धा है। तालु है सा ई चा छा। दंत सा ता था दा, ये दांत से हैं। कंठ, कंठ से आ का खा गा, ये कंठ से। उच्चारण तो सबको याद रखना भैया, कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो। संधि विच्छेद सही नहीं है। एका एक, री न, जकत धन ईस, तपा धन वन। देख लेते हैं, एका एक संधि विच्छेद अशुद्ध है। एका एक बनेगा ना, तो यही अशुद्ध है। एकाएक बनाने के लिए एक धन एक, एकाएक वृद्धि संधि होता है। रण ऋण, जगत ईश जगदीश, जगत का ईश जगदीश है, ठीक है। तपोवन, तपा धन वन, तपोवन। नेक्स्ट है निर्जल, कौन सी संधि है? निर्धन जल, विसर्ग संधि होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सी संधि है।
ईंधन जल निर्जल विसर्ग संधि है। पुस्तक धन आलय किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय। तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि कर्मधारय पुस्तक का आलय पुस्तकालय तत्पुरुष समास का प्रयुक्त होगा। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कारक चिन्ह पुस्तक के लिए आलय पुस्तकालय संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है? कारक चिन्ह छुपा होता है तत्पुरुष में। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? सत सही राजगृह चतुर्भुज श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर में कर्मधारय समास होना चाहिए। श्याम जैसा सुंदर कर्मधारय। ठीक, द्वितीय पद इसमें विशेष होता है कर्मधारय में। श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। हाँ ठीक है, श्याम सुंदर है। शतसई 700 का समाहार, इसका मतलब याद रखना। शतसई का मतलब होता है 700 का समाहार। 700 का समाहार द्विगु। राजगृह राजा का गृह, इसमें पूछ लेगा सतसई में कौन सा है तो द्विगु हो जाएगा, संख्या आ गई ना। राजा का गृह राजगृह तत्पुरुष, कारक चिन्ह छुपा हुआ है तत्पुरुष में। ठीक है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला बहुब्रीहि। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अपयश अनुशासन, परित्यक्ता अनुनादित, लापरवाह, पत्रकार वाहवाही। तो परित्यक्ता एवं अनुनादित में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। परित्यक्ता अनुनादित, परि उपसर्ग और आ प्रत्यय लगा है, जबकि अनुनादित में अन उपसर्ग इत प्रत्यय लगा है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रत्यय पीछे प्रयुक्त होकर शब्द को प्रभावी बनाते हैं। तो सबको पता है तत्सम शब्द है, कौन सा है? सुआ पलंग पुष्प पिया। तत्सम का मतलब जो संस्कृत में से उठाया गया। तो पलंग का परलंग होगा, सुआ का सुक, पुष्प होना चाहिए। पुष्प तत्सम शब्द है, यहाँ है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? रसना जिह्वा जवान, चाप धनु चपला, निर्वाण कैवल्य मुक्ति। निर्वाण भी है, कैवल्य भी है, मुक्ति भी है। कुबेर राज राज यक्षराज। तो ये तो कुबेर राज राज यक्षराज सभी। रसना जिह्वा जवान भी सही लग रहा है। चाप धनु चपला, चाप धनु चपला नहीं होगा। हाँ चाप भी हो जाएगा, धनु भी हो जाएगा, लेकिन चपला का तो अर्थ ही अलग है। ये क्या बोलते हैं इसमें? चाप धनु चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है, चाप व धनु आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म सही नहीं है। सुगम संगम, प्रसन्न विपन्न, समास व्यास, भोक्ता भोग्य। ए सुगम का दुर्गम होना चाहिए ना। ये रहा। शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अर्थ भेद शब्द युग्म। प्रवाल प्रवार, शब्द युग्म। प्रवाल और प्रवार, प्रवाल मान ले मूंगा, प्रवार मान ले वस्त्र। 26 है। ठीक है, दामन दमन, दामन आंचल, दमन दबाना। ठीक है, सही है। नीति नीति, अनंत बंधन, अनल अनिल, आग हवा। लिखना पड़ेगा इसका आंसर। ये तो सब सही लग रहा है। प्रवाल, इसमें नीति और नीति, अनंत बंधन नहीं होगा। अनंत नीति का मतलब अनंत झुका हुआ। नीति मथानी रिया का रस्सी। ठीक है, यही गलत है, सी। हिंदी भी खतरनाक ही पूछ रहा है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है?
तो झाग से भरा हुआ फेनिल, वचन से परे वाचाल, शराब से बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग दावानल। तो जो वचन से परे हो वाचाल, वाचाल नहीं होगा, इसका आंसर होगा वाचनातीत। वचन से परे हो जाए, वचनातीत से तीत हो जाए, दूर हो जाए। अत्यधिक बोलने वाला वाचाल होता है। हाँ, अत्यधिक बोलने वाला वाचाल होता है। नेक्स्ट शब्दों पर विचार करना है। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरधि। सभी शब्द शुद्ध हैं किस विकल्प में? अच्छा, इनकी वर्तनी हमको बताना है, सही लिखा कि नहीं। अतिशयोक्ति, दुर्गति, दुर्गति ऐसा नहीं लिखेंगे शायद। मरीचि, नीरधि, देख लेते हैं। अतिशयोक्ति, मरीचि, नीरधि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जबकि दुर्गति, हाँ दुर्गति एक अशुद्ध है। इसमें ये रा उड़ा देते हैं दुर्गति में, यहाँ पे रा नहीं होगा। तो 1, 3, 4 आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बस 3-4 क्वेश्चन और बचे होंगे। शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प है, उत्साह है, चक्रव्यूह है, मृत्यु है। तो मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, मृत्यु हो गई। चक्रव्यूह रचा गया, उत्साह वर्धित रहा, संकल्प लिया गया। ठीक है, सब कुछ लिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका व्यक्त कर रहा है ना, तो शक कहाँ ही होगा इसमें। आशा क्यों रखेगा भाई? संशय हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट हमको आशंका ही लग रहा है। आंसर ए होना चाहिए। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, वाक्य शुद्ध है। अच्छा ठीक है, शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से भी अशुद्ध हो जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। कौन से भाग में शुद्ध नहीं है? बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। कोई त्रुटि नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। उसका प्राण पखेरु सी होना चाहिए, उसके होना चाहिए। उसका प्राण पखेरु, बड़े दुख की बात नहीं। ठीक है, आंसर नंबर सी होना चाहिए। उसका प्राण पखेरु उड़ गए अशुद्ध है। शुद्ध रूप उसके, यहाँ उसके, उसका नहीं है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए होगा। पूर्ण शुद्ध वाक्य होगा, बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है मन न लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो गोटी लाल करना अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, गोटी लाल कर देना। आप 5 लाख के लोभ से ठेकेदारी हेतु लग गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आप 5 लाख के स्वामी होते। अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। क्या 2020-21 के दोनों से क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश की गई है। अब 2019 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।